ओके, अब देखो, तो उनको ये बात जो थी माननी ही पड़नी थी, कोई ऑप्शन उनके पास था ही नहीं। ठीक है, ये एक पॉलिसी थी जिसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। दिस वाज द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, जो किसकी वजह से आई? ये पॉलिसी आई हमारी लॉर्ड वेल्सले की वजह से आई। ये हमारी पॉलिसी आई लॉर्ड वेल्सले की तरफ। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम जिस पॉलिसी को लेकर डिस्कस करेंगे, अब हम जिस पॉलिसी को लेकर डिस्कस करेंगे उस पॉलिसी को बोलते हैं पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मुझे मैं समझाता हूं जी आपको। अब देखो जी, पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को जो लाने वाले आदमी थे, पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने बताया भी हुआ है, उस आदमी का नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो थे वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के निर्माता थे। बात समझ आई? और लॉर्ड डलहौजी का जो ड्यूरेशन था वो था 1848 से शुरू हुआ, 1856 तक चला। ये ड्यूरेशन था जी लॉर्ड डलहौजी का। बात समझ आई? दिस वाज ड्यूरेशन ऑफ लॉर्ड डलहौजी। और यही ड्यूरेशन था किसका भला? सेकंड एंग्लो सिख वार। सेकंड एंग्लो सिख वार, समझ आया? सेकंड एंग्लो सिख वार का ड्यूरेशन था 1848 से लेके 1849 तक। ये मैंने आपको बताया था, ये चीज भी मैंने आपको बताई थी। अब एक कदम में और आगे जाऊंगा, ठीक है, एक कदम और क्या आगे जाऊंगा। आपसे अगर कोई पूछेगा कि इंडिया में फर्स्ट रेलवे लाइन कब चली, रेल कब चली थी हिंदुस्तान में, फर्स्ट रेलवे लाइन कब था? 1853। और आपको ये भी पता है मुंबई टू ठाणे, मुंबई टू ठाणे। और वही ये किसके समय पे था? लॉर्ड डलहौजी के समय पे था। बड़ा बंदे ने बड़ा अच्छा काम किया था जी। एक रेलवे लाइन, पोस्टल सर्विसेज इसने शुरू की थी, पोस्टल पोस्टल सर्विसेज, टेलीग्राफ लाइंस, टेलीग्राफ लाइंस भी इसी के समय पे शुरू हुई थी। और जम्मू कश्मीर में महाराजा प्रताप सिंह थे ये जो पोस्टल सर्विसेज और टेलीग्राफ लाइंस को लेके आए थे। ठीक है, हिंदुस्तान में सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे। और जम्मू कश्मीर में गुलाब सिंह के बाद जो राजा बने थे श्री प्रताप सिंह, वो लेके आए थे। अब पोस्टल सर्विसेज लाने वाले बंदे भी यही थे, टेलीग्राफ लाइंस को लाने, इस टेक्नोलॉजी को लाने वाले बंदे भी यही थे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वुड्स डिस्पैच कमीशन, ये एक एजुकेशनल कमीशन था। एक अलग प्लेटफॉर्म पे मैं जरूर इसके साथ डिस्कस करूंगा जब जरूरत पड़ेगी। तो वुड्स डिस्पैच कमीशन, दिस वाज वन ऑफ द एजुकेशनल कमीशन। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया किसको कहा जाता है? वुड्स डिस्पैच कमीशन। अब वुड्स डिस्पैच कमीशन क्या था? दिस वाज एजुकेशनल कमीशन। एजुकेशनल कमीशन का मतलब हिंदुस्तान में एजुकेशन किस तरीके से दी जानी चाहिए, पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास के बच्चों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, हाई सेकेंडरी में क्या पढ़ाना चाहिए, यूनिवर्सिटी में क्या एजुकेशन दी जानी चाहिए, यूनिवर्सिटी का कंट्रोल कैसा होना चाहिए, ये सब बातों के लेके वुड्स डिस्पैच कमीशन बात करता है। अलग प्लेटफॉर्म पे जब जरूरत पड़ेगी तो मैं डिस्कस करूंगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये आया था 1854 में। और किसके समय पे आया था? लॉर्ड डलहौजी के समय पे आया था। और यही एक कारण है, लॉर्ड डलहौजी को एक टैग मिला हुआ है जिसको बोलते हैं मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया का जो टैग जो है ना, वो किसको बोला जाता है? लॉर्ड डलहौजी। बड़ी छोटी उम्र का, बोलते हैं 21 या 22 साल की उम्र थी इसकी कि इसको गवर्नर जनरल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के तौर पे इसको भेजा था। बड़ी छोटी उम्र में लॉर्ड डलहौजी, और बड़े सारे इसने इनोवेटिव स्टेप लिए। रेलवे लाइन का एस्टेब्लिशमेंट किया, पोस्टल सर्विसेज शुरू की, टेलीग्राफ लाइन्स आया, एजुकेशन के फील्ड में काम किया। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसने पंजाब का एनेक्सेशन किया। एनेक्सेशन ऑफ पंजाब आफ्टर सेकंड एंग्लो सिख वार करने वाला बंदा भी कौन था? लॉर्ड डलहौजी। यही एक कारण है इसको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। और इसका जो सबसे कंट्रोवर्शियल काम जो था, इससे जिसको इसके लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, बाकी जो इसने काम किए, इनोवेटिव स्टेप जो लिए, ये इंडिया की डेवलपमेंट के लिए ही काम किए।
इसको क्रिटिसाइज किया जाता है जो ये पॉलिसी लेके आया था, पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक बहुत बड़ा कारण था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 की एक वजह ये पॉलिसी भी थी, पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब मुझे एक बात आपसे पूछनी है जी, केशव आप बताओ, जब जब विद्रोह होता है ना, विद्रोह लाने वाले बंदे कौन होते हैं? प्रोटेस्ट जो होता है वो कौन? एक आम छोटा आदमी, छोटा आदमी गरीब आदमी लेके जाता है या अमीर आदमी? अमीर आदमी, याद रखना बच्चे, ये सदियों से होता आया है। जब जब किसी अमीर आदमी का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज होता है ना, तब तब क्या होता है जी? प्रोटेस्ट होता है। जैसे सिंपल सी बात करें, जैसे बोलते हैं ना आज, जैसे आज एयर पोल्यूशन की बात होती है, वाटर पोल्यूशन की बात नहीं होती। बताओ क्यों? जबकि जितना एयर इंपॉर्टेंट है उतना वाटर भी इंपॉर्टेंट है। वाटर पोल्यूशन को लेके इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। आज इंटरनेशनल समिट्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, डिस्कशन होता है एयर पोल्यूशन। आपको क्या लगता है बड़े सारे कारणों में से जो मेजर कारण जो है, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? नहीं, मैं बताता हूं बच्चे, ठीक है? बड़े सारे कारण और भी कारण होंगे। एक कारण मैं आपको बताता हूं, जो अमीर आदमी होगा ना, अगर वाटर पोल्यूशन होगा तो उसके घर में क्या होगा? अच्छी से अच्छी क्वालिटी का क्या होगा? फिल्टर होगा जी। यहां से वाटर फिल्टर होकर ना प्योरीफाइड फॉर्म में पानी को पी लेगा। लेकिन जब बात आती है इनकम, व्हेन इट कम्स टू एयर, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आज तक है नहीं कि मेरा घर है ना, वहां पे एयर प्योरीफाई होके अंदर आ जाए। और आदमी चलो घर में लगवा लेगा, बाहर जब जाएगा तो क्या होगा? समझ आई बच्चे बात को? तो जब भी ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोलते हैं, ऐसा जब मैं क्रिटिसिज्म पढ़ता हूं तो जैसा बोला जाता है कि एयर पोल्यूशन को लेकर ज्यादा तवज्जो, इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि जो अमीर आदमी है ना, ही इज सफरिंग, ही हैज नो ऑप्शन बियॉन्ड प्रोटेस्ट। बिना प्रोटेस्ट को छोड़, प्रोटेस्ट से मतलब कुछ, प्रोटेस्ट से मतलब जो मीटिंग्स हो रही हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रहा है, वो बात हो रही है कि एयर पोल्यूशन कम से कम हो। और वाटर पोल्यूशन को लेकर बात नहीं होती। कारण यह भी बोला जाता है कि अमीर आदमी जो है वो एयर पोल्यूशन से इफेक्टेड है, ठीक है? वाटर पोल्यूशन को, वो अगर वाटर पोल्यूशन हो रहा है उसका वो प्रोटेक्शन कर सकता है। जब व्हेन इट कम्स टू एयर, ही हैज नो प्रोटेक्शन वाल। अब गरीब आदमी है, उसके लिए एयर पोल्यूशन भी है, उसके लिए वाटर पोल्यूशन भी है, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो दोनों से इफेक्टेड हो रहा है। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है आपको? केशव मेरी बात समझ आई? हमेशा एक बात याद रखना, जब भी किसी अमीर आदमी का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज होता है ना, ठीक है, तो पक्का वो प्रोटेस्ट का रूप लेता है, ठीक है? गरीब आदमी बेचारा चुपचाप क्या करेगा? उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, वो अपनी बुरी किस्मत समझ के, ठीक है, वो आवाज ही नहीं उठाता। क्या मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? है ना? एयर पोल्यूशन हो गया, नाइस पोल्यूशन हो गया, इसको लेके इतनी बातें नहीं होती। ज्यादा बातें जो होती हैं वो होती है एयर पोल्यूशन को लेके। जबकि वाटर पोल्यूशन भी उतना ही हानिकारक है ना? नॉइज पोल्यूशन भी उतना ही हानिकारक है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन भी उतना ही हानिकारक है। जब जब विद्रोह हुआ है, जब जब प्रोटेस्ट हुआ है, ये अमीर आदमी ने ही प्रोटेस्ट किया है। और अमीर आदमी ही जब प्रोटेस्ट करता है तो गरीब लोगों को क्या करता है? गुमराह करता है जी, ठीक है? गरीब आदमी का क्या है जी, है ना? उससे कोई प्यार से बात कर ले तो बेचारा पिघल जाता है जी, है ना? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं केशव? ऐसा ही होता आया है। अब देखना जी, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था, अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक पॉलिसी थी जिससे हमारे राजा लोग इफेक्टेड थे। और लेकिन हमारे जो जो राजा लोग जो थे, और उनको जो हमारे आम आदमी, जैसे मान लो जम्मू कश्मीर के राजा थे जी, कौन बोला? जैसे हरि सिंह थे, ठीक है? लोग क्या थे? इमोशनली अटैचमेंट होते हैं जी कि ये हमारा राजा है जी, हमारा राजा है ना? तो उस फेवर में अगर राजा लोगों से हेल्प मांगता है, ठीक है, कि ये सरकार जो पॉलिसी लेके आई है, हमें इसके खिलाफ क्या करना है? विद्रोह करना है। तो लोग क्या है जी, अपने राजा की बात मान के आ जाते हैं जी प्रोटेस्ट करने के लिए। ऐसा ही होता है या नहीं होता है जी? तो अमीर आदमी एज इट इज ही रहता है, मारा कौन जाता है? गरीब आदमी। ऐसा ही बात होती है, जब सदियों से होता है, आज भी ऐसा ही हो रहा है जी, ठीक है? अब मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपसे करूंगा, ठीक है? अब जैसे आपको पता है, जब 2019 का इलेक्शन हुआ था हमारे उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपको पता होगा कांग्रेस की तरफ से जो कैंडिडेट जो थे, कौन थे वो? बता सकते हो?
विक्रमादित्य थे, है ना। और आपको पता है विक्रमादित्य जो थे डॉक्टर करण सिंह के बेटे हैं, और डॉक्टर करण सिंह जो हैं वो हरि सिंह के बेटे हैं, है ना, एक राजा का बेटा था। तो ये एक, कुछ लोग मैंने देखे जब वो कहीं रैली करने जाते थे ना, जो हमारे बुजुर्ग लोग जो थे, बुजुर्ग लोग खास करके उनकी बात कर रहा हूँ, जो यंग जनरेशन से उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग उसकी रैली में पार्टिसिपेट इसलिए किए कि भाई हमारा राजा आ रहा है यार, हमारे राजा का बेटा आ रहा है। सच 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 ए इमोशनल अटैचमेंट पीपल हैव विद देयर किंग, कि हमारा राजा का बेटा आ रहा है। तो कुछ लोगों ने वोट शायद यही सोच के दिया होगा कि भाई हमारा राजा का बेटा है जी, वो इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा है, हमें इसको क्या करना, सपोर्ट करना। समझ आ रही मेरी बात या नहीं? आप लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया या नहीं किया? किया जा नहीं किया था? कुछ लोग यही सोच के विक्रमादित्य हमारे हमारे राजा का बेटा है जी, राजा का बेटा है जी, हरि सिंह का बेटा है जी, वी शुड गो एंड वॉच कि क्या वो बोल रहा है ना। ऐसा था या नहीं था? आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया? किया होगा आप लोगों ने, है ना। अभी 2019, अभी कुछ ही तो बात है, 2 साल तो हुए। ओके, अब मैं इसको साफ कर रहा हूं जी। मैं आपको किसके बारे में बता रहा, लॉर्ड डलहौजी के बारे में बताया। इसको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। रेलवे लाइन, टेलीग्राफ लाइन, पोस्टल सर्विसेज, वुड डिस्पैच कमीशन, और वुड डिस्पैच कमीशन को ही कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। वुड डिस्पैच कमीशन को कहा जाता है। और एनेक्सेशन ऑफ पंजाब इसने किया था। और इसी के समय पे सेकंड एंग्लो सिख वार हुआ था। तो सेकंड एंग्लो सिख वार का जो वो ड्यूरेशन जो है वो आपको पता है 1848 से 49। ठीक है, दिस वाज द ड्यूरेशन ऑफ लॉर्ड डलहौजी व्हेन ही वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। अब मैं फिर एक चीज रिपीट करूंगा, फिर मैं पॉलिसी पे आऊंगा। क्या चीज मैं रिपीट करने वाला हूं? पहले होता था गवर्नर, गवर्नर से बना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ठीक है, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से बना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। किस एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट 1833। इसको मैं 10 बार और रिपीट करूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से बना वाइसराय, एक्ट ऑफ 1858। एक्ट ऑफ 1858 के तहत बन गया वाइसराय। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और यहां से क्या बन गया हमारे पास? वाइसराय। ओके, अब मैं क्या लिख रहा हूं? पहले गवर्नर जनरल कौन थे जी? वारन हास्टिंग, 1772 से 1785, ये इनका ड्यूरेशन हुआ करता था, है ना। और गवर्नर जनरल थे इस समय लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट, और इनका ड्यूरेशन पता आपको 1828 से लेके 1835 लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट का ड्यूरेशन था। और वाइसराय भाई साहब कौन थे? लॉर्ड कैने, 1856 से 1862, ये इनका ड्यूरेशन था, वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। अब यहां से देखो, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारन हास्टिंग, राइट। अब 82 में लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट आए थे, किस रैंक से? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 33 में एक्ट बन गया, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदल के क्या रख दिया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बंगाल थे लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कौन थे? लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट, राइट। चलो आगे, समझ आया? ओके, फिर आया हमारे पास एक्ट ऑफ 1858। तो एक्ट ऑफ 1858 के तहत क्या था जी? 1856 में आए थे हमारे पास जे लॉर्ड कैनिंग, 57 में रिवोल्ट हुआ, 58 में एक्ट बना, और इसी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम बदल के रख दिया गया वाइसराय। वाइसराय नाम रख दिया गया। और पहले लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन आ गए? लॉर्ड कैनिंग। तो 5-6 क्वेश्चन यहीं से बन के निकलते हैं। 5-6 क्वेश्चन जो हैं वो यहीं से बन के निकलते हैं। इसको आपने इसको याद ही कर लेना जी आपने, ठीक है। मैं करवा दूंगा याद, डोंट वरी, वी रेगुलर इन द क्लास, में याद करवा दूंगा। तो ये बात कर रहा था मैं, लॉर्ड डलहौजी को लेके बात किया। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं इसको लेके बात किया। अब मैं आता हूं पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ
लैब्स को लेकर मैं बात करता हूं। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। अब देखना जी, अब आपने देखा क्या बोला कि सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी से साउथ को कैप्चर कर लिया, है ना, मैसूर को कैप्चर कर लिया, त्रवनाकोर को कैप्चर कर लिया, उधर कर्नाटक को कैप्चर कर लिया, मराठा सारे कैप्चर कर लिए, है ना, बंगाल को कैप्चर कर लिया, उधर अवध के साथ ट्रीटी कर रखी थी, प्रोटेक्टोरेट स्टेट, दैट वाज अर्लियर वर्जन ऑफ सब्सिडरी लाइन। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे किंगडम्स और थे हमारे इंडिया में जिसको कैप्चर करने के लिए, जिसके ऊपर जिसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए एक और पॉलिसी आई जिसको बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी। दिस पॉलिसी इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सिंपल सी बात है जी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या बोलती है कि अगर हमारे पास कोई किंगडम है, अगर हमारे पास कोई किंगडम है और किंगडम का कोई राजा है जी, ठीक है जी, अगर राजा का अपना बेटा नहीं है, राजा का अपना ब्लड वाला अपना बच्चा नहीं है, अगर वो किसी बेटे को अडॉप्ट करता है, किसी बेटे को क्या करता है, अडॉप्ट करता है, अगर किसी राजा का, इसको मैं अभी लिखूंगा यहां पे, इफ एनी किंग डज नॉट हैव नेचुरल हेयर, इफ एनी किंग डज नॉट हैव नेचुरल हेयर, हेयर का मतलब समझ गए ना, उसका उत्तराधिकारी, इफ एनी किंग डज नॉट हैव नेचुरल हेयर, देन आफ्टर द डेथ ऑफ किंग, ठीक है, इट्स किंगडम विल बी मर्ज विद ब्रिटिश इंडिया, इट्स किंगडम विल बी मर्ज ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के साथ उसका किंगडम जो है ना वो मर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। एडॉप्टेड सन, adopted son cannot rule the kingdom, he has right over the property, property के ऊपर राइट है, he has right over the property of king, ठीक है, राजा की प्रॉपर्टी पर राइट है लेकिन राजा नहीं बनेगा वो, ठीक है। जब राजा की डेथ हो जाएगी तो उसका किंगडम जो है वो ऑटोमेटिकली मर्ज कर दिया जाएगा, किसके साथ, ब्रिटिश इंडिया को लेके, ब्रिटिश इंडिया के साथ क्या कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा। ये एक अल्टरनेटिव पॉलिसी थी, अल्टरनेटिव पॉलिसी टू सब्सिडरी लाइंस, ठीक है। ये एक प्रकार से एनेक्सेशन पॉलिसी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कि कैसे वो हमारे जो छोटे छोटे किंगडम्स हैं उसको क्या करें, मर्ज करें। जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आई, इस पॉलिसी से हमारे बड़े सारे किंगडम जो थे वो इफेक्टेड हुए। बड़े सारे किंगडम्स में से ये बात याद रखना, सबसे पहला जो था वो था आपका सतारा। सतारा कहां पे है, ये महाराष्ट्र में है, ये याद रखना आप लोग। जैसे सब्सिडरी लाइन सबसे पहले साइन की थी निजाम ऑफ हैदराबाद में, ठीक उसी तरीके से सतारा एक जगह पड़ती है महाराष्ट्र में जो 1848 में जिसको कैप्चर कर लिया गया था, ठीक है, महाराष्ट्र में। अभी एक जिक्र हो रहा है यहां पे, और दूसरा सतारा का जिक्र होगा जब 1942 का मैं आपको पढ़ाऊंगा क्विट इंडिया मूवमेंट, वहां पे भी सतारा का जिक्र होगा। सतारा का जिक्र दो बार होता है। सबसे पहले सतारा वाज फर्स्ट इंडियन स्टेट, प्रिंसली स्टेट दैट वाज इनेक्स्ड अंडर पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सतारा वाज फर्स्ट इंडियन प्रिंसली स्टेट दैट वाज इनेक्स्ड अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, and Hyderabad was first state that was that signed subsidiary alliance policy with the British East India Company 1798। पहले सतारा को कैप्चर किया, इसके बाद नंबर लगा जे एक और जगह पड़ती है जैतपुर। जैतपुर जो जगह पड़ती है जो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद लगा सांबलपुर, सांबलपुर जो जगह है वो है ओडिशा में, इसका नंबर लगा 1849 में अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके बाद नंबर लगा झांसी का,
झांसी को कैप्चर किया गया 1853, पता होगा आपको, खूब लड़ी मर्दाना बनके, वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। झांसी आ गया 1853 में। फिर नंबर लगा नागपुर का। नागपुर दैट वाज कैप्चर इन 1854, ठीक है। और ये कुछ इंडियन स्टेट्स थी जिनके साथ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी लगी। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात करते हैं। अब रानी लक्ष्मीबाई से राज छिन गया, है ना। उसने प्रोटेस्ट किया, लोगों ने उसका साथ दिया। लोगों को क्या नुकसान हुआ जी? लोगों को क्या फायदा था या नुकसान? लोग तो अटैच है ना कि हमारी रानी थी वो। इसलिए ऑन बिहाफ ऑफ रानी झांसी, पीपल ऑफ झांसी दे पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट ऑफ 1857। मैं ये सिंपल बात कर रहा हूं। सतारा, झांसी, नागपुर, जैतपुर, संबलपुर, ये कुछ ऐसी प्रिंसली स्टेट थी जिसके साथ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई, और इन सब ने पार्टिसिपेट किया रिवोल्ट ऑफ 1857 में। और जिनके साथ सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी साइन हो रखी थी, they also participated in revolt of 1857 against that particular policy। बात समझ आई? तो ये दो पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस की जो पॉलिसी थी, ये। अब देखो बच्चे, यहां पे कहानी आई एडॉप्टर संघ की। यहीं पे इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से आपको पता होगा कि कानपुर में कौन थे हमारे? नाना साहेब। अब मैं आपसे पूछूंगा, नाना साहेब किसके बेटे थे? नाना साहेब किसके बेटे थे? केशव बताओ भी। नाना साहेब बताया था मैंने आपको, बाजीराव टू। याद करो, बाजीराव टू। देखो इधर, मैं इसको साफ कर रहा हूं, इसको मैं साफ कर रहा हूं, आपको मैं रिमाइंड करवा रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। थर्ड एंग्लो मराठा वार कब हुआ था? 1817 से 1818। इसमें मराठा की हार हुई थी। और मैंने आपको बोला था कि इनके जो पेशवा थे बाजीराव टू, इनको भेज दिया गया था कहां पे? कानपुर में, ठीक है। और कानपुर में भेजा और इनको मिलती थी मंथली पेंशन, इनको मिलती थी मंथली पेंशन मिलती थी। और बाजीराव टू के ही बेटे थे नाना साहेब, ठीक है। बाजीराव टू के बाद पेंशन मिलना शुरू होगी नाना साहेब को। और नाना साहेब जो थे वो बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन थे, अडॉप्टेड सन थे। तो एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पेंशन, नाना साहेब की पेंशन बंद कर दी, इनकी पेंशन बंद कर दी गई। तो इस बात से नाराज होके ना, दे पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट ऑफ 1857। एक तो आपको बात बता रहा हूं, आपको कुछ प्रिंसली स्टेट पार्टिसिपेट किया ऑन बिहाफ ऑफ, उसके पीछे का कारण क्या हो गया कि कुछ सब्सिडी अलायंस की पॉलिसी थे, परेशान थे, कुछ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी से परेशान थे। और नाना साहेब कानपुर से ये नाराज थे कि इनकी पेंशन बंद कर दी गई, और पेंशन इनकी बंद कर दी गई थी ऑन बिहाफ ऑफ दिस पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एंड ड्यू टू विच ही पार्टिसिपेटेड इन ए रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, समझ आया? हितेश्वर, आवाज आ रही है मेरी? आपकी ना आवाज मुझे आ नहीं रही है। आप मुझे मैसेज में बताना कि आपको मेरी आवाज आ रही, मैसेज करना, मैसेज। आवाज आ रही है? मुझे क्यों नहीं आपकी आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। यस केशव शर्मा, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैं ऐसा करूं, काट के फिर से ऑन करूं, फिर से ऑनलाइन आता हूं। आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को जी, मुझे काटना पड़ेगा, फिर से ऑनलाइन आऊंगा मैं, ठीक है। आपकी आवाज नहीं आ रही, बिना आवाज के मजा नहीं आ रहा।
अच्छा मुझे बताओ, नाना साहब की पेंशन क्यों बंद कर दी गई थी, बताओ। वाह, हाँ है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। तो जो बैन, ओके ओके ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। अब मैं इसको कर रहा हूँ बच्चे साहब, ये दो पॉलिसी जो थी वो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। अब मैं बात करूंगा, ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी हुआ करती थी जिसको बोलते हैं ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसी, जिसको लेके मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, जिसको बोला जाता है रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। भाई ये भी बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसके जो भी अक्सर एग्जाम में मैंने देखे हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। रेवेन्यू कहां से कमाते थे बच्चे, इनके पास उस वक्त बड़ी बड़ी इंडस्ट्री तो थी नहीं, ना ही सर्विस सेक्टर था, ना ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था। उस समय जो भी सेक्टर था ना, वो एग्रीकल्चर सेक्टर ही था। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा जो रेवेन्यू, एग्रीकल्चर सेक्टर से ही जो ब्रिटिश जो थे वो क्या कमाते थे, पैसा कमाते थे। अब एग्रीकल्चर को लेके इनकी किस तरीके की पॉलिसी हुआ करती थी, ठीक है, उस पॉलिसी को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इनकी तीन तीन मुख्य पॉलिसी हुआ करती थी, अब मैं उसके नाम लिखूंगा। तीन सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी हुआ करती थी। पहली पॉलिसी जो थी उसको बोलते हैं जी जमींदारी सिस्टम। पहली पॉलिसी जो थी उसको बोलते हैं जमींदारी सिस्टम, और दूसरी पॉलिसी जो थी उसको बोलते हैं रियायत वारी सिस्टम। इसको बोलते हैं रियायत वारी सिस्टम। थर्ड पॉलिसी जो थी उसको बोलते हैं हम लोग महलवारी सिस्टम। अब सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है जी, सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन बनता है जमींदारी सिस्टम। अब जमींदारी सिस्टम का ही दूसरा नाम था जिसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट बिल। परमानेंट सेटलमेंट बिल वाज अनदर नेम ऑफ जमींदारी सिस्टम, ठीक है। और सबसे पहला क्वेश्चन बनता क्या है आपके एग्जाम में कि जमींदारी सिस्टम आया कब। दिस वाज इन द ईयर 1790। दिस वाज इन द ईयर 1790। और रैयतवारी सिस्टम ये आया 1820 में, और ये आया 1822 में, राइट। अब मैंने आपसे क्वेश्चन करना है जी, और मुझे पता आपको जो क्वेश्चन आता है, जब जमींदारी सिस्टम आया होगा उस समय पे गवर्नर जनरल कौन थे, बताओ मुझे। लॉर्ड, बहुत ही बढ़िया, लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। और आपको पता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो ड्यूरेशन था वो था 1786 से 1793, ये आपको पता है ड्यूरेशन। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं 1820 में जब ये सिस्टम आया होगा उस समय पे गवर्नर जनरल कौन थे, शाबाश। नो 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 नो, लॉर्ड मुनरो वाज नॉट ए गवर्नर जनरल। रियायतवारी सिस्टम को बोला जाता है मुनरो सिस्टम। मुनरो सिस्टम, मुनरो जो था दैट वाज ब्रिटिश ऑफिसर। 1820 का टाइमलाइन मैंने आपको दे रखा है जी, बताओ कौन था, बताओ बताओ, टाइमलाइन टाइमलाइन देखो फटाफट से। लॉर्ड हास्टिंग, क्या ड्यूरेशन था इनका, 1813 से लेके 1813 से 1823, ये याद रखना। ये था लॉर्ड हास्टिंग। लॉर्ड हास्टिंग इनका ड्यूरेशन था 1813 से लेके 1823 तक, ये याद रखना। रियायतवारी सिस्टम को मुनरो सिस्टम भी कहा जाता है। मुनरो सिस्टम, लॉर्ड मुनरो जो था ये ब्रिटिश ऑफिसर था ये इंडिया में, ठीक है, एक ऑफिसर था, उसने ये सिस्टम लाया था, इसलिए इसको मुनरो सिस्टम कहा जाता है। तो लॉर्ड मुनरो वाज नॉट ए गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल उस समय थे लॉर्ड हास्टिंग। अब महलवारी सिस्टम का क्या बोल रहे हो, हाँ 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 हाँ, 1780। अब मेरी एक बात सुनो बच्चे, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब ये जो आप कुछ 86 कह रहे हैं ना, कुछ 93 कह रहे हैं, मैं सिंपल सी बात बताऊं,
जे पॉलिसी का कई बार कुछ बुक्स वाले ऐसे लिख देते हैं कि ये पॉलिसी लॉन्च कब हुई, कुछ बुक इस हिसाब से लिखते हैं इंप्लीमेंटेशन कब से हुआ। बात समझ आई? तो इसको पर जब भी क्वेश्चन बनेगा ना, वो ये बनेगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो इस पॉलिसी को लेके आए थे। ठीक है, तो अभी जो मैंने पढ़ा है उसमें ये लिखा है जी 1790 में ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई थी। ठीक है, तो अगर अलग अलग लिखा है तो आप इसको 1790 ही लिखो। ठीक है, और इसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूं, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा भी। ठीक है, और क्वेश्चन यही बनेगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस इस पॉलिसी को लेके आए थे और इसको बोला जाता है परमानेंट सेटलमेंट बिल भी बोला जाता है। अगर जहां पे, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जहां पे एम्बिग्यूटी रहती है वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, चलो आगे। ओके, अब बात करते हैं। अब आपको मैंने बता दिया जमींदारी सिस्टम को लाने वाले बंदे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब रयतवारी सिस्टम को लाने वाले बंदे थे लॉर्ड मुनरो। ठीक है, इसलिए इसको मुनरो सिस्टम भी कहा जाता है। और महलवारी सिस्टम को लाने वाले बंदे जो थे बोलते होल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी अगेन ही वाज वन ऑफ द ऑफिसर। ठीक है, ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो जी, 1822 का ड्यूरेशन है, 1813 से लेकर 1823 तक। अगेन ड्यूरेशन किसका था? लॉर्ड हास्टिंग का ड्यूरेशन था। लॉर्ड हास्टिंग का ड्यूरेशन था 1813 से लेके 1823 तक। तो रैयतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम ये किसके समय पे आए? लॉर्ड हास्टिंग के समय पे आए। और परमानेंट सेटलमेंट बिल, इसको लाने वाले बंदे भी कौन थे? गवर्नर जनरल। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसको लाने वाले बंदे कुछ और थे, लेकिन लॉर्ड हास्टिंग के ड्यूरेशन पे ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई। अब क्या मतलब होता है? अब मैं एक बात और कहूंगा। अब बात मैं ये कह रहा हूं कि जैसे जैसे ब्रिटिशर्स ने ज्यादा से ज्यादा एरिया अपना कैप्चर करते गए वो, ठीक है, अलग अलग जगह पे, कुछ जगह पे जैसे जमींदारी सिस्टम ज्यादातर ये बिहार और बंगाल में ये पॉलिसी चलती थी हमारे। ठीक है, बिहार और बंगाल के बड़े सारे इलाकों में जमींदारी सिस्टम वाला कंसेप्ट था। अब बात करें, जैसे साउथ की बात करें, जैसे मद्रास, कुर्ग एक्सेट्रा, कुछ और इलाके में लिखाऊंगा, वहां पे जे वाली पॉलिसी चलती थी, रेवतवारी सिस्टम चलता था। अगर बात करें हम लोग पंजाब, है ना, सेंट्रल प्रोविंसेस, मध्य प्रदेश वाला इलाका, वहां पे जे वाली पॉलिसी चलती थी, महलवारी सिस्टम। तो कहने का मतलब क्या हो गया? ये तीनों पॉलिसी, जमींदारी सिस्टम, रेवतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, अलग अलग जगह पे साइमल्टेनियसली क्या कर रही थी? ऑपरेट कर रही थी। कुछ जगह पे जमींदारी सिस्टम चल रहा था, कुछ जगह पे रेवतवारी सिस्टम चल रहा था, किसी जगह पे महलवारी सिस्टम चल रहा था। ठीक है जी, अब इसको ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी देख लेना कि सबसे पहले आया था परमानेंट सेटलमेंट बिल, उसके बाद आया था रेवतवारी सिस्टम, उसके बाद आया था हमारे पास महलवारी सिस्टम। और ये तीनों के तीनों सिस्टम क्या थे कि किस किस तरीके से रेवेन्यू कमाया जा सके, किसानों से पैसा कमाया जा सके, ये ब्रिटिशर्स की पॉलिसी हुआ करती थी। इसको बोला जाता है रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स। रेवेन्यू मतलब एग्रीकल्चर से कैसे मुनाफा कमाते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जमींदारी सिस्टम, रयतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम, दीज वर थ्री प्रोमिनेंट रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स। अब हम लोग बात करते हैं वन बाय वन, इसको लेके बात करते हैं जमींदारी सिस्टम था क्या चीज। कर दो साफ इसको। पहले हम सबसे पहले बात करते हैं जमींदारी सिस्टम को लेके, हम लोग क्या करते हैं? बात करते हैं। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो थे वो मैंने बताए इन तीन पॉलिसीज को लेके। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जमींदारी सिस्टम को लेके बात करते हैं। जमींदारी सिस्टम को लेके हम लोग क्या करते हैं? बात करते हैं, जिसको बोला जाता है परमानेंट सेटलमेंट बिल भी कहा जाता है। परमानेंट सेटलमेंट बिल भी कहा जाता है। ठीक है जी, बड़ा। अब देखना जमींदारी सिस्टम में क्या था कि मान लो, ठीक है, पूरा मैं इंटायर बात कर रहा हूं और इसको बांट दिया जाए इस तरीके से। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। क्या आवाज नहीं आ रही? वीडियो नहीं आ रही? जस्ट वेट। अब ठीक है?
ओके ओके। अब देखो जी, जमींदारी सिस्टम में क्या था, ये मान लो पूरा इंटायर लैंड थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये आ गया पीस ऑफ लैंड, इसको बोलेंगे पट्टा बोलेंगे। पट्टा क्या हो गया, ये आ गया। मैं इसको और फर्दर डिवाइड कर देता हूं। अब देखो जी, इस पूरे पीस ऑफ लैंड का ऑनर बना दिया किसको, जमींदार को। ये जमींदार 1, ये जमींदार 2, ये जमींदार 3, जमींदार 4, जमींदार 5, ये क्या आ गया, जमींदार 6, सो ऑन जितने भी थे। समझ आ गया। इसमें क्या हो गया, जमींदारी सिस्टम में क्या था, एक पीस ऑफ लैंड, लिख लो साथ साथ में, एक पीस ऑफ लैंड, एक पट्टा ऑफ लैंड, पट्टा मतलब पीस ऑफ लैंड, ठीक है, वाज गिवन टू जमींदार, और जमींदार को बना दिया गया ऑनर ऑफ द लैंड। जमींदार क्या बन गया, जमींदार बिकम ऑनर ऑफ द लैंड। बात समझ आ गई, पहली बात। अब दूसरी बात देखना जी, अब जमींदार सिस्टम जो था ना, इसमें क्या था, जो टीनर्स है, छोटे छोटे टीनर्स, टीनर्स का मतलब जमींदार है ना, जैसे एक जमींदार है, अगर उसकी 100 एकड़ लैंड है, तो 4 एकड़ लैंड, 5 एकड़ लैंड, 10 एकड़ लैंड उसने ना अलग अलग किसानों को दी होती है ये काम करने के लिए, उसको बोलते हैं टीनर्स बोलते हैं जी। मतलब जमींदार की जमीन में काम करने वाला जो मजदूर था उसको बोलते हैं टीनर्स। अब टीनर्स जो है, ही हैज नो राइट, ही हैज नो राइट कहां पे, ऑन दैट लैंड जिस पे वो क्या कर रहा है, कल्टीवेशन कर रहा है। अब टीनेट जो हो गया वो क्या हो गया, सबऑर्डिनेट हो गया किसका, जमींदार का। अब जमींदार की मर्जी है वो किस मजदूर को अपनी खेती में काम करने के लिए रखे या नहीं रखे। समझ आ गया। तो होली सोली इस पीस ऑफ लैंड का ओनर बन गया कौन, जमींदार। और जो टीनेट जो थे, जो उसकी खेती में काम कर रहे थे, दे बिकम सबऑर्डिनेट टू द जमींदार। और किसको रखना है किसको नहीं रखना है, ये जमींदार की अपनी मर्जी हो। समझ आया जी आपको। अब मैं कहने का मतलब क्या हो गया, जो टीनर्स हु आर कल्टीवेटिंग इन लैंड ऑफ जमींदार हैज नो ओनरशिप ऑफ द लैंड, हैज नो ओनरशिप ऑफ द लैंड, दे विल वर्क एज पर द विश ऑफ द जमींदार। जब तक जमींदार को वो खुश करते रहेंगे तब तक वो जमींदार की खेती में काम करते रहेंगे। समझ आ गया। अब तीसरा पॉइंट देखो, जमींदार तब तक ही जमींदार है, जमींदार उस पीस ऑफ लैंड का ओनर तब तक ही है जब तक वो क्या कर रहा है जी, टैक्स पे कर रहा है या रेवेन्यू पे कर रहा है किसको, ब्रिटिश सरकार को, अंग्रेजी सरकार को। जब तक वो रेवेन्यू पे कर रहा है तब तक ही क्या है जी, वो उस पीस ऑफ लैंड का क्या है, ओनर है। जिस दिन जमींदार ने रेवेन्यू पे करना बंद कर दिया उस दिन जमींदार को हटा के ये पीस ऑफ लैंड किसी और लैंडलॉर्ड को दे दी जाएगी। जमींदार को इंग्लिश में बोलेंगे लैंडलॉर्ड, किसी और लैंडलॉर्ड को दे दी जाए। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये हो गया, जमींदार को परमानेंटली बना दिया गया ओनर ऑफ द लैंड टिल द टाइम ही इज पेइंग द रेवेन्यू। जब तक वो टैक्स पे कर रहा है तब तक वो जमींदार को उस पीस ऑफ लैंड से कोई हटा नहीं सकता। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, से हर साल के बाद, हर साल का एक दिन वो रखेंगे जी, एक दिन रखेंगे। और उस दिन क्या होगा, जितने भी जमींदार हैं वो एक दिन जाएंगे सरकार के पास और जितना उनका सेटलमेंट होगा जी, जितना उन्होंने गवर्नमेंट ने सेटलमेंट क्या था कि 89% जो प्रोडक्शन होगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा और 11% जो है वो किसको दे दिया जाएगा, जमींदार को दे दिया जाएगा। समझ आया आपको। और जब तक ये पेमेंट हो रही है, ठीक है, तब तक जमींदार जो है वो ओनर है जी। ठीक है, समझ आया आपको। चलो आगे। हाँ, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि टीनर्स की जहां पे बुरी हालत थी, टीनर्स को बेचारे को खुश करना था किसको, बोला टीनर्स को खुश करना था किसको, जमींदार को। तो जमींदार बड़ा क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। ठीक है। अब मैं आपसे एक और बात, इससे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात करूंगा, परमानेंट सेटलमेंट बिल को लेके बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखो, परमानेंट सेटलमेंट बिल से पहले ना जो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, पहले क्या होता था, ब्रिटिश सरकार का जो सेटलमेंट था वो कुछ इस तरीके का था कि 5 सालों के लिए ना लैंडलॉर्ड को जमीन दे दी जाती थी। ठीक है। और उनको बोला जाता था कि भाई सेटलमेंट था कि हर साल आप हमें क्या करोगे, इतना पेमेंट हमें करोगे। तो ये उसको क्या कर दिया गया, अब 5 साल के बाद क्या होती थी, ऑक्शनिंग होती थी, फिर बोली लगती थी।
जो जमींदार पीस ऑफ लैंड की ज्यादा बोली लगाएगा उसको वो लैंड पीस ऑफ लैंड दे दिया जाता था। अब यहाँ पे कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जहां पे परमानेंटली एक सेटलमेंट कर दिया कि जितना भी प्रोडक्शन होगा 89% सरकार को, 11% जमींदार। जब तक जमींदार ये पेमेंट कर रहा है तब तक जमींदार को उसकी जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे हालात किसके खराब थे? जहां पे हालात खराब थे टीनेट्स के। ठीक है जी, तो ये पॉलिसी थी परमानेंट सेटलमेंट बिल। अब मैं क्या बात कर रहा हूं, इससे पहले क्या हुआ करते थे, जमींदार के पास ना जुडिशियल पावर भी हुआ करते थे। लोगों के मसले, लड़ाई झगड़े वो जमींदार ही सेटल करता था, जैसा पुरानी फिल्मों में आप लोग देखते हो, ऐसा ही था ना। जमींदार एक, उसके पास जुडिशियल पावर भी हुआ करती थी, और जमींदार के पास ही ना पुलिसिंग पावर भी हुआ करती थी। ये पूरा इलाका दे दिया जाता था जमींदार को। जमींदार अपने कुछ गुंडे बदमाश अपने इलाके में रखता था कि अगर मेरे इलाके में कोई क्राइम हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो उसको लेके जो पुलिसिंग करनी है वो जिम्मेवारी भी किसको दे रखी थी? वो दे रखी थी किसको? जमींदार को। तो परमानेंट सेटलमेंट बिल के हिसाब से जमींदार से जुडिशियल पावर छीन ली गई, और पुलिसिंग पावर जो थी जमींदार से वो उससे छीन ली गई। उसको सिर्फ एक ही काम सौंपा गया कि आपने सिर्फ खेती बाड़ी का क्या करना है? काम देखना है। ठीक है, तो दिस वाज ए पॉलिसी विच इज नोन एज जमींदारी सिस्टम, विच इज नोन एज परमानेंट सेटलमेंट बिल, एंड दिस पॉलिसी वाज लॉन्च बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, समझ आया? चलो आगे। ओके, अब मैं बात करूंगा किसके बारे में? रियायतवारी सिस्टम के बारे में बात करूंगा। अब मैं बात करूंगा रियायतवारी सिस्टम को लेके। अब रियायतवारी सिस्टम को लेके मैं क्या बात करूंगा? रियायतवारी सिस्टम, रियात बोलते हैं किसको जी? रियात बोलते हैं जी फार्मर को। ठीक है, अब देखना जी, अब देखना, यहां पे जे आ गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार लिख दिया मैंने, और यहां पे क्या आ गया? फार्मर। जमींदारी सिस्टम में क्या था? बीच में कौन था? जमींदार। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट और जमींदार के बीच में क्या था? सेटअप था। फार्मर को कोई पूछता नहीं था। रियायतवारी सिस्टम में बीच से जमींदार को खत्म कर दिया। यहां पे सरकार ने क्या किया? डायरेक्ट सेटलमेंट किया किसके साथ? फार्मर के साथ, रियात के साथ, और उनके साथ सेटलमेंट किया कि आप अपनी फसल का कुछ परसेंटेज, यहां पे बोला जाता है 50%। रियायतवारी सिस्टम में क्या बोला जाता है कि 50% आपकी जितनी भी फसल होगी, 50% आप किसको दोगे? ब्रिटिश सरकार को 50% अपनी प्रोडक्शन का दे दोगे आप लोग। समझ आया? अब मुझे एक बात बताओ, क्या रियायतवारी सिस्टम से जमींदार खुश होगा या नाराज होगा? नाराज होगा। इस बात को लेके भी ना, इस बात को भी लेके जो जमींदार लोग जो थे वो क्या थे? नाराज थे। ठीक है, अब एक बात सुनना बच्चे ध्यान से। तो जहां पे क्या हो गया, जो पीस ऑफ लैंड का जो ओनर है वो कौन है जी? एक रियात है जी। रियात मतलब फार्मर। और रियात तब तक उस जमीन का मालिक है जब तक वो रेवेन्यू पे कर रहा है किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। एज सुन एज ही इज पेइंग रेवेन्यू टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, टिल द टाइम वो ओनर है उस जमीन का। जिस दिन उसने रेवेन्यू पे करना बंद कर दिया, उस दिन उससे ये जो ओनरशिप राइट है उस जमीन का वो उससे छीन लिया जाएगा। ठीक है, ओके, चलो आगे। ये सिस्टम था कौन सा? रियायतवारी सिस्टम। अच्छा, एक बात और मैं आपसे करूंगा, रियायतवारी सिस्टम कहां पे लागू था? ये लिख लेना आप लोग, ये लिख लेना आप लोग। मद्रास, कुर्ग, असम, मद्रास, कुर्ग, असम, ये भी लिख लेना आप लोग। बॉम्बे, यहां पे लिख लेना ये ईस्ट बंगाल वाला। ईस्ट बंगाल, आज के समय की बात करें, जो आज बर्मा जो है ना, बर्मा, म्यांमार, वो पहले बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। वहां पे जे वाली पॉलिसी चला करते थे। ठीक है, कौन सी पॉलिसी चला करती थी वहां पे? रियायतवारी सिस्टम चला करता था। ठीक है, इसको लिख लो आप लोग और इसको साफ कर लो। अब इससे पहले, अब मैं बात करूंगा किसके बारे में? अब मैं बात करूंगा किसके बारे में? महलवारी सिस्टम को लेकर बात करूंगा। महलवारी सिस्टम वाज थर्ड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, महलवारी सिस्टम में क्या हो गया जी? जे हमारे पास आ गया, ये कोई इलाका आ गया हमारे पास, वहां पे अलग अलग क्या है जी? गांव है जी। विलेज 1, विलेज 2, विलेज 3, विलेज 4, विलेज 5, विलेज 6, सो ऑन करते करते यहां पे ब्रिटिश सरकार और जो विलेज का जो हेडमैन है ना,
गांव का जो मुखिया है उसके साथ सेटलमेंट था जी ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और उसके साथ सेटलमेंट था कि आपके गांव में से इतने परसेंट जो है ना, अगर आपके गांव का मान लो 100 हेक्टर लैंड है, ब्रिटिश सरकार ने सेटलमेंट किया कि 200 किलो जो है वो जो प्रोडक्शन जो हो रहा है जी, आपको हर साल हमें क्या करना, पेमेंट करना है। तो विलेज हेडमैन की मर्जी है जी, ठीक है, उसने पूरे गांव से क्या करना है, पूरे गांव से 200 किलो क्या करना है, इकट्ठा करना है। ठीक है, डजंट मैटर वो किस तरीके से इकट्ठा करता है, लेकिन साल के एक दिन उस विलेज हेडमैन को जे जो फसल का जो रिक्वायर अमाउंट था वो ब्रिटिश सरकार को क्या करना था, पे करना था। तो कहने का मतलब क्या हो गया, यहां पे महल के साथ सेटलमेंट था। महल का मतलब क्या हो गया, विलेज कम्युनिटी। विलेज कम्युनिटी वाज द ओनर ऑफ द लैंड, राइट। और विलेज कम्युनिटी जो थी, जहां पे इंडिविजुअली, जहां पे आप लोग देख रहे हो ना, जहां पे रियायतवारी सिस्टम में एक किसान को एक पीस ऑफ लैंड को ओनर बना दिया गया था, जहां पे पूरे गांव की जमीन जो थी, इस पूरे गांव की जमीन पे गांव के लोगों का क्या था, अधिकार था, कलेक्टिव ऑनर था। और उन सबको पीछे उन सबका जो हेड था, हेडमैन, गांव का जो मुखिया, उसके साथ ब्रिटिश सरकार की क्या थी, सेटलमेंट थी। अगर हेडमैन गांव का जमींदार ही है तो जमींदार के साथ ही सेटलमेंट किया जाता था। ठीक है, तो ये पॉलिसी थी कौन सी वाला, विलेज कम्युनिटी, इसको बोला जाता है महलवारी कम्युनिटी। ठीक है, तो सेटलमेंट, इस जहां पे सेटलमेंट वाज मेड विलेज बाय विलेज, सेटलमेंट वाज मेड विलेज बाय विलेज, सेटलमेंट वाज मेड विलेज बाय विलेज। ठीक है, विलेज कम्युनिटी वाज ओनर ऑफ द लैंड। और ये कहां पे चलता था, ये चलता था आपका पंजाब, सेंट्रल प्रोविंसेस, ठीक है, अवध, दिल्ली, इस वाले इलाके पे ये वाली पॉलिसी चलती थी, महलवारी सिस्टम। ठीक है, अब आपको मैंने ये इसका इलाका नहीं लिखाया जी, किसका वाला, जमींदारी सिस्टम का, इसका लिख लेना आप लोग, बिहार और बंगाल, बिहार बंगाल का लिख लेना, कुछ और इलाके भी लिख लो आप लोग इसमें। इसमें आ गया बनारस, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, और आ गया हमारे पास नॉर्दर्न कर्नाटका में ये वाली पॉलिसी चलती थी। ठीक है, तो जमींदारी सिस्टम, रियायतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम। अब यहां पे रेवेन्यू पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, महलवारी सिस्टम में द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग रेवेन्यू किसकी थी, बताओ। पूरा होल कम्युनिटी, होल कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी की जिम्मेवारी थी। बात समझ आई। इस कम्युनिटी का एक रिप्रेजेंटेटिव था ना। अब सरकार जो है हर एक बंदे से बात तो कर ही नहीं सकती, अब हेडमैन के साथ सेटलमेंट थी। तो अगर हेडमैन टैक्स पे करने में नाकाम हो जाता तो पूरे होल कम्युनिटी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता था कि आप सारे के सारे क्या हो, रिस्पॉन्सिबल। अब मैं आपको एक बात बोलता हूं, अब महलवारी सिस्टम में भी जमींदार के साथ कोई बात नहीं, रैयतवारी सिस्टम में भी जमींदार के साथ कोई बात नहीं। अब पहले क्या थे, जमींदारी सिस्टम। अब आपको पता होना चाहिए, एक बिहार के थे कुंवर सिंह, जगदीशपुर, बिहार की एक जगह है जगदीशपुर, वहां के जमींदार हुआ करते थे कुंवर सिंह, वहां के जमींदार थे कुंवर सिंह, कुंवर सिंह बोला जाता है। कुंवर सिंह से इनकी जमींदारी छीन ली गई थी, कुंवर सिंह से जमींदारी छीन ली गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 में क्या किया, पार्टिसिपेट किया। समझ आ गया। तो आपको मैंने क्या बताया, और जमींदार लोग जो थे महलवारी सिस्टम से भी नाराज थे, रैयतवारी सिस्टम से भी नाराज थे। अगर उन्होंने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया 1857 के, तो वो रेवेन्यू पॉलिसी से क्या थे, नाराज। तो ठीक है, तो ये था अभी आज की क्लास। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैंने क्या कर दिया है जी, अब मैं अपने ग्रुप को मिनिमाइज कर रहा हूं जी। ठीक है, मिनिमाइज कर रहा हूं मैं, तो सोच के चला हूं कि आई ओनली, जो मिनिमम बच्चे जो मैं चाहता हूं 10 बच्चे हों, तो मैं 10 बच्चे हों तो मैं क्लास को
क्लास को क्या है इफेक्टिवली और अच्छे ढंग से पढ़ा पाऊंगा। मेरा जो टारगेट है मिनिमम 10 स्टूडेंट, सिंसियर स्टूडेंट, और उनका मैं चाहूंगा, मेरी तरफ से हर पॉसिबल एफर्ट रहेगी कि उनका अभी जो एग्जाम देंगे अकाउंट फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का, उनका एग्जाम क्वालिफाई हो ही हो, ये मेरी तरफ से पूरी एफर्ट रहेगी। ठीक है, तो एक प्रकार से मैं उनको हर तरीके से कंटेंट दूंगा। पढ़ना उनको भी है जी, इक्वल एफर्ट आप लोग भी करना। तो जो बच्चे सिंसियर हैं, अगर आपके कांटेक्ट में जो अभी बच्चे हुए हैं, अगर वो रहना चाहते हैं इस ग्रुप में, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में बनाया हुआ है, ठीक है, अगर वो कोई उसको छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ भी सकता है। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है किसी तरीके की, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।